हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दीपक सावंत। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th। स्टैंडर्ड 11th में जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीन्स के टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपीरेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपीरेशन। नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है कि ट्रांसपीरेशन क्या है एंड ग्यूटेशन क्या है। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन एंड व्हाट इज ग्यूटेशन, मतलब कि जनरली दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड ग्यूटेशन। क्योंकि दोनों कंडीशन में अगर आप देखो तो ट्रांसपीरेशन की अगर हम बात करें या तो ग्यूटेशन के, ट्रांसपीरेशन की अगर हम बात करते हैं एंड ग्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं, नाउ दोनों कंडीशन में होता क्या है कि दोनों कंडीशन में जो प्लांट है वो वाटर को रिमूव करता है अपनी बॉडी में से। मतलब कि इन बोथ कंडीशन प्लांट्स रिमूव वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, उसके बॉडी में से वाटर को रिमूव करता है। ट्रांसपीरेशन में भी प्लांट वाटर को रिमूव करता है, ग्यूटेशन में भी प्लांट वाटर को रिमूव करता है अपने बॉडी में से। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंट, इसको अलग अलग हमने टर्मिनोलॉजी से क्यों हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई डू वी एक्सप्लेन बराबर विद अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। मतलब एक में हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन एंड दूसरे में हम बोलते हैं ग्यूटेशन। नाउ तो सिंपल है कि एक चीज आपको याद रखना है कि ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन में प्लांट वाटर को रिमूव तो करता है अपनी बॉडी में से कि इन ट्रांसपीरेशन प्लांट वाटर को रिमूव करता है बट इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में। अब देखो तो ट्रांसपीरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव करता है, H2O जो गैसियस फॉर्म में रिमूव करता है ट्रांसपीरेशन में, वेर इज इन ग्यूटेशन इट इज इन अ ड्रॉपलेट फॉर्म्स मीन्स के लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंट। जैसे ग्यूटेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक को यूज करके वो लेक्चर आप देख सकते हो जहाँ पे हमने ग्यूटेशन के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। नाउ तो ग्यूटेशन, तो एक तो ये हो गया कि दोनों कंडीशन में जो प्लांट है वो वाटर को ही लॉस करता है बराबर, बट ट्रांसपीरेशन में वेपर के फॉर्म में प्लांट पानी को निकालता है वेपर के फॉर्म में बराबर, ग्यूटेशन में वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पानी को निकालता है। नाउ दूसरा जो होता है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन जो लीव्स में जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू होता है। मतलब कि ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा दैट इज अ टाइनी एपर्चर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। जबकि ग्यूटेशन में स्टोमेटा में से पानी नहीं निकलता है, लीव्स में जो स्टोमेटा होता है ग्यूटेशन में उसमें से पानी नहीं निकलता है, बट एक स्पेशलाइज पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइडाथोड्स। स्पेशलाइज जो स्पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइडाथोड्स, तो इसके थ्रू निकलता है पानी प्लांट। सो नाउ ये तो हमारा मतलब कि बेसिक डिफरेंट हो गया, ये हमारा एक बेसिक डिफरेंट हो गया कि यहाँ पे मतलब कि आपके जो दिमाग में जो कन्फ्यूजन है कि भाई ट्रांसपीरेशन क्या होता है और ग्यूटेशन क्या होता है, तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत हमारा दूर हो गया। बाकी जो आज हम बात करेंगे ट्रांसपीरेशन, तो जब आप ट्रांसपीरेशन देखोगे तो ट्रांसपीरेशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड देन आप पिछला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो ग्यूटेशन, जहाँ पे हमने ग्यूटेशन के बारे में डिस्कस की थी। तो ग्यूटेशन के बारे में जब आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा कि भाई ट्रांसपीरेशन और ग्यूटेशन ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मालूम पड़ जाएगा। नाउ तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट स्टैंडर्ड 11th जो हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट स्टैंडर्ड 11th,
उसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ट्रांसपीरेशन, दैट इज द ट्रांसपीरेशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसपीरेशन की बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखते हैं। मतलब अगर जैसे आपके स्कूल के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, बराबर। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, plant loss water in the form of vapor from the aerial parts of the plant, from the aerial parts of the plant. So this is the fixed definition of transpiration. Now I again मैं वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ। So you can write, आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन है जो आपको स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो मैं रिपीट करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है। तो ट्रांसपीरेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ पे प्लांट वाटर को लॉस करता है अपनी बॉडी में से, जहाँ पे प्लांट वाटर को लॉस करता है अपनी बॉडी में से, बट वाटर कौन से फॉर्म में अपनी बॉडी में से निकलता है, तो वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होंगे वहाँ से, नॉट मतलब कि जो जमीन के अंदर जो पार्ट्स होंगे उसमें से नहीं, रूट में से नहीं। ये एरियल पार्ट्स आपके लेंटिसल हो सकते हैं, क्यूटिकल हो सकते हैं और स्टोमेटा हो सकता है। तो नाउ यहां पे जो हम देखते हैं, तो सपोज ट्रांसपीरेशन की सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट लॉस वाटर, प्लांट क्या करता है, प्लांट वाटर को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। सो प्लांट एक प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कहां से, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होंगे वहां से प्लांट जो है वो वाटर को रिमूव करता है या तो लॉस करता है, सिंपल। तो ये सिंपल डेफिनेशन है हमारी ट्रांसपीरेशन के बारे में, जो आपको स्कूल के एग्जाम में 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, बराबर। कि वापस एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सिंपल डेफिनेशन। नाउ अब जैसे हम देखते हैं तो इट में बी, ये जो ट्रांसपीरेशन हो सकता है ये कैसा हो सकता है, तो ये स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है, क्यूटिकल के थ्रू भी हो सकता है और लेंटिकल के थ्रू भी हो सकता है। तो जो ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन में बी ये भी आपको पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, क्योंकि प्लांट ट्रांसपीरेशन तो करेगा, जो एरियल पार्ट है वहां से ही वो ट्रांसपीरेशन करेगा, बट अलग अलग होता है। तो लाइक जैसे, तो ट्रांसपीरेशन में बी, तो ये आपका अगर स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। सो दैट इज कॉल्ड, मतलब कि ट्रांसपीरेशन में बी स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन,
ट्रांसपीरेशन आपका कैसा हो सकता है? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन हो सकता है एक। अगर स्टोमेटा के थ्रू होता है तो उसको हम बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। देन सेकेंड जो होगा आपका, वो अगर लेंटिकल के थ्रू होता है ट्रांसपीरेशन, प्लांट अगर वाटर को रिमूव करता है वहां पे भी वो वेपर के फॉर्म में ही करेगा, बट लेंटिकल के थ्रू करता है तो उसको हम बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। सो दैट इज कॉल्ड लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। नाउ और थर्ड, अगर वो क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपीरेशन करता है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूटिक्यूलर। दैट इज कॉल्ड क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। सो स्टूडेंट, आपको तीन आपको याद रखना है। एक कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो तीन तरह के ट्रांसपीरेशन होगा, बराबर, सिंपल। अगर ये स्टोमेटा के थ्रू, प्लांट अगर स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन करता है, स्टोमेटा के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अंडरस्टूड? नाउ अगर ये लेंटिकल के थ्रू करता है तो उसको हम बोलेंगे लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। और अगर ये क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपीरेशन करता है तो दैट इज कॉल्ड क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। अंडरस्टूड? नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि चलो हमने देख लिया कि भाई प्लांट अलग अलग तरीके से ट्रांसपीरेशन करता है, बट मोस्ट ऑफ, अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ 50% से लेके 92% जो ट्रांसपीरेशन होता है वो फोलियर सरफेस के थ्रू होता है। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्कूल के एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि भाई देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, बराबर, कितने तरह के ट्रांसपीरेशन होता है, ये आपको मतलब पूछा जा सकता है। नाउ दूसरा जो हम देखते हैं, तो एक जो यहाँ पे आपका एक नीट का क्वेश्चन आता है, जो ये है कि भाई चलो तीन तरह के ट्रांसपीरेशन होते हैं, बट सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसपीरेशन होता है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 50% से लेके 92% ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू फोलियर सरफेस, बराबर, अकर थ्रू फोलियर सरफेस। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, फोलियर सरफेस, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। सो दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ये आपकी नीट एग्जाम में से यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, बराबर। तो जैसे हमने देखा कि तीन तरह के ट्रांसपीरेशन है। एक है आपका स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, दूसरा है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, एंड तीसरा है हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब इसमें से 50% से लेके 92% ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू फोलियर सरफेस, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। मतलब सिंपल हम इसको बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो प्लांट ट्रांसपीरेशन करता है वो स्टोमेटा के थ्रू करता है, अंडरस्टूड? नाउ तो चलो, हमको ये तो मालूम हो गया कि भाई प्लांट स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन करता है, प्लांट जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन करता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि स्टोमेटा एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज स्टोमेटा। तो सिंपल जैसे हम आइडिया देखते हैं, सिंपल स्टोमेटा के बारे में थोड़ा बहुत हमने 10th में पढ़ा हुआ है। स्टोमेटा क्या होता है? तो जैसे हम देखते हैं, तो यहां पे हम एक डायग्राम बनाते हैं प्लांट का। ये समझो हमारा प्लांट है। सो दिस इज लीव्स, ये हमारा लीव्स है, और ये उसकी वेन है, दिस इज द वेन, और ये मार्जिन है, लीव्स मार्जिन है, दिस इज द लीव्स मार्जिन। नाउ अब
सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टोमेटा इज अ पोर और एपर्चर्स, स्टोमेटा इज अ पोर और एपर्चर्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। यहाँ से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन आपके स्कूल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टोमेटा एक्चुअली क्या है। सिंपल आपको 1 मार्कर या तो 2 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टोमेटा, बराबर। तो स्टोमेटा क्या होता है, समटाइम विथ डायग्राम भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम दोनों प्रिपरेशन करेंगे, बोर्ड स्कूल की भी प्रिपरेशन हम करेंगे और कुछ नीट के क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से कहाँ से, मतलब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन में आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो कहाँ से आपका स्कूल का क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये हमारा एक लीव्स है। नाउ लीव्स पे आप देखोगे ना तो एक एपिडर्मिस होता है, लीव्स का जो अपर सरफेस होती है लीव्स की, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पोर होते हैं या तो छोटे छोटे एपर्चर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स या तो एपर्चर्स होते हैं, उनको एक्चुअली हम बोलते हैं स्टोमेटा। उनको हम बोलते हैं, ये समझो कि ये छोटे छोटे पोर्स है, बराबर, लीव्स के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बराबर, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। नाउ तो जैसे हिंदी में हमने समझ लिया कि भाई स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा का मतलब होता है छेद। ऐसे याद रखो ना आपके, स्टोमेटा मतलब छेद। कहाँ पे होते हैं, तो जो पत्ते होते हैं, पत्ते उनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्टोमेटा, सिंपल डेफिनेशन। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की, हम बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे तो हमको स्कूल में तो हमको इंग्लिश में लिखना ही है। तो स्टोमेटा इज अ पोर और एपर्चर्स दैट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। लीव्स के जो एपिडर्मिस होते हैं वहाँ पे आपको पाए जाते हैं, बराबर, लीव्स के जो एपिडर्मिस होते हैं वहाँ पे आपको पाए जाते हैं। तो ये स्टोमेटा की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा इज स्पोर होते हैं और एपर्चर्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये जो पत्ते के जो एपिडर्मिस होते हैं वहां पे आपको मिलता है देखने को। अंडरस्टूड। नाउ अब ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये जो स्टोमेटा होता है, समझो कि एक स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा इज एनक्लोज बाय 2 गार्ड सेल। स्टोमेटा के आजू बाजू आप देखोगे ना तो 2 गार्ड सेल होते हैं, बराबर। तो समझो हम ये जो स्टोमेटा है इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, बराबर, ये स्टोमेटा को थोड़ा हम मैग्नीफाई करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, बराबर। तो सपोज ये स्टोमेटा को हमने थोड़ा मैग्नीफाई किया, तो मैग्नीफाई करते हैं ना तो स्टोमेटा हमको ऐसे दिखता है। तो अब देखोगे स्टूडेंट, तो ये हमारा स्टोमेटा है, दिस इज द स्टोमेटा, छेद है ये, मतलब लीव्स, ये छोटा होता है लीव्स पे, बट अगर इसको हम मैग्नीफाई करते हैं तो आपको ऐसा दिखता है। सो दिस इज द स्टोमेटा, बराबर, इसको हम बोलेंगे स्टोमेटा, एक छेद है, स्टोमेटा। अंडरस्टूड। नाउ अब ये जो स्टोमेटा होता है, मतलब याद हो गया ना आप लोगों को कि क्या होता है, स्टोमेटा इज अ स्पोर और एपर्चर्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। पत्ते के जो एपिडर्मिस होते हैं वहां पे आपको मिलता है। नाउ एंड स्टोमेटा इज एनक्लोज बाय 2 गार्ड सेल। इनके आजू बाजू 2 गार्ड सेल होते हैं, ये आपके 2 गार्ड सेल है, दिस ये एक गार्ड सेल है और ये आपका 2 गार्ड सेल है, और ये हमारा स्टोमेटा हो गया। तो स्टोमेटा इज एनक्लोज बाय 2 गार्ड सेल। स्टोमेटा इज एनक्लोज बाय 2 गार्ड सेल। स्टोमेटा के आजू बाजू 2 गार्ड सेल होते हैं एंड दिस स्टोमेटा फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंजेस। नाउ मतलब कि हमको ये याद रखना है कि स्टोमेटा, मतलब ये स्टोमेटा आपको क्या काम करना है, तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के बॉडी में स्टोमेटा के थ्रू ही जाएगा,
बराबर। दूसरा, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन बनाता है। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो प्लांट निकालेगा तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू निकालता है, बराबर। तो आपको स्टोमेटा के बारे में पूछा जा सकता है, तो सिंपल छोटी सी डेफिनेशन है। आप पहले तो ये लिख लो कि स्टोमेटा इज अ पोर और एपर्चर्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। दे आर, या तो it is enclosed by two guard cell and facilitate gaseous exchanges। यहाँ पे ही एक्चुअली gaseous exchanges होता है। अब आपको स्कूल की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट के अंदर gaseous exchanges कहाँ पे होता है, कि where does gaseous exchanges occur, बराबर। गैसियस एक्सचेंजेस प्लांट के अंदर कहाँ पे होता है, तो स्टोमेटा पे होता है। यहाँ से ही वाटर भी निकलता है, बराबर। मतलब ये समझो कि ये आपका स्टोमेटा हो गया, ये जो छेद दिख रहा है अंदर से जहाँ से आप मुझे देख रहे हो, बराबर। और ये जो आजू बाजू ये दोनों आपके गार्ड सेल है, ये क्लोज होता है, बंद होता है। मतलब कि गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी होती है, या तो गार्ड सेल का जो टीपी होता है, टर्गर प्रेशर होता है, वो गार्ड सेल को क्लोज या ओपन करता है। और गार्ड सेल जो टर्जिट होता है, बराबर, तो उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज या तो ओपन होगा, क्लोज या तो ओपन होगा। ये अभी हम देखते हैं। नाउ आगे, तो ये तो हो गया हमारा स्टोमेटा के बारे में, काफी हमने देख लिया। नाउ अब जो आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टोमेटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे, तो जैसे लीव्स है, आपका कोई पत्ता है, जो लीव्स है, समझो कि ये आपका लीव्स है, तो ये अपर पार्ट है और ये आपका लोअर पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। तो नाउ समटाइम कुछ जो लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है कि भाई ऊपर जो नंबर ऑफ टोमेटा होते हैं, नीचे जो नंबर ऑफ टोमेटा होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी में इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम नंबर ऑफ टोमेटा की बात करें ऑन अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स। हमारे पास दो तरह के लीव्स होते हैं, एक होता है हमारा डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, एक होता है हमारा डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। तो दो तरह के लीव्स हो जाएंगे हमारे, एक होगा आपका, बराबर, एक जो होगा आपका वो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। तो फर्स्ट जो होगा आपका डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। तो सबसे पहले आपको यहां पे स्कूल में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो नीट में भी क्वेश्चन मतलब सम टाइम कभी कभी पूछा जाता है, बराबर ना। तो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स क्या होता है, तो अगर हम डॉर्सी वेंट्रल लीव्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली जो डॉर्सी वेंट्रल सरफेस, जो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होती है उसकी जो लोअर सरफेस होती है, मतलब कि यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, यूजुअली क्या होता है कि डॉर्सी वेंट्रल लीव्स की जो नीचे वाली सरफेस होती है वहां पे नंबर ऑफ टोमेटा ज्यादा होते हैं, जबकि ऊपर कम होते हैं। कि समझो कि ये हमारा एक लीव्स है, ये पत्ता है, ये अब ऊपर वाला है, ये हमारा नीचे वाला है, बराबर। अब समझो कि ये जो पत्ता है, लीव्स है, ये डॉर्सी वेंट्रल है, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो लोअर सरफेस है या नीचे वाली जो सरफेस है यहाँ पे स्टोमेटा ज्यादा है, जबकि ऊपर वाली सरफेस में स्टोमेटा कम है। तो इस तरह के लीव्स को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, इसको हम बोलेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। सो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स मतलब क्या, तो यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीव्स हैज मोर नंबर ऑफ टोमेटा देन दैट ऑफ द अपर सरफेस। अपर सरफेस के कंपेयर में ज्यादा नंबर ऑफ टोमेटा होते हैं। तो ये हमारा डॉर्सी वेंट्रल लीव्स हो गया। अब दूसरा जो हमारा लीव्स होता है, दूसरा तरीके का जो लीव्स होगा वो होगा हमारा आइसोबाइलेटरल। फ्रेंड, जैसे हमको मालूम है कि बायोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजी में इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है, देयर आर नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज इन बायोलॉजी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। सो जस्ट यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, बराबर, यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड देन आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, आइसो का मतलब क्या होता है, जैसे हम साइंस में पढ़े हुए हमने कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका कुछ मतलब होता है। तो आइसो का मतलब होता है इक्वल,
बाई का मतलब होता है दोनों तरफ, लेटरल का मतलब है सरफेस। तो दोनों सरफेस जो है बराबर, तो समझो कि एक हमारा ये लीव्स है, ये उसकी अपर सरफेस है, ये इसकी लोअर सरफेस। समझो कि ये लीव्स में ऊपर वाली सरफेस में जितने नंबर ऑफ टोमेटा है उतने ही नंबर ऑफ टोमेटा नीचे वाली सरफेस में है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे, ये लीव्स को हम क्या बोलेंगे, सिंपली आइसोबाइलेटरल लीव्स, सिंपली आइसोबाइलेटरल लीव्स। सो आइसोबाइलेटरल लीव्स, सो नंबर ऑफ टोमेटा आर इक्वल ऑन द बोथ साइड्स, बराबर, दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ टोमेटा होंगे वो इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे। तो यहां पे स्टूडेंट हमने देखा स्टोमेटा के बारे में, हमने देखा गार्ड सेल के बारे में देखा, बराबर। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है एंड क्लोजिंग, मींस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय गार्ड सेल, बराबर। जो स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है एंड जो क्लोजिंग होता है इट इज कंट्रोल बाय गार्ड सेल। ये कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड। नाउ अब हम बात करते हैं कि कैसे करता है ये, मीन्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा के बारे में हम बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अभी का, जहां से नीट में एक क्वेश्चन आपका बनता है, जहां से नीट में एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, बराबर। नाउ तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा गवर्न बाय, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा गवर्न बाय चेंज इन द ओपी और टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। प्लीज रिमेंबर। नाउ इसको हम मिटा देते हैं, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। नाउ तो एक चीज आपको बहुत याद रखना है कि चलो भाई ये तो हमने देख लिया कि जो गार्ड सेल जो होते हैं, तो गार्ड सेल जो स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा क्लोज होता है या तो ओपन होता है। कि समझो कि ये हमारा स्टोमेटा है, अभी ये जो बीच में जो छेद दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और ये जो मेरा हाथ है उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। सो नाउ ये स्टोमेटा ओपन है, क्लोज है, ओपन क्लोज। नाउ तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज गवर्नर बाय द चेंज इन द टीपी, टर्गर प्रेशर, अवर टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। ये क्वेश्चन आपको पूछा, ये जो गार्ड सेल है इसका जो टर्गर प्रेशर है या तो इसकी जो टर्जिडिटी है, तो गार्ड सेल का जो टर्गर प्रेशर या तो टर्जिडिटी चेंज होती है और उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। टर्जिडिटी कैसे चेंज होगी, वाटर लेवल पे, वाटर का जो लेवल होता है, वॉल्यूम होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, बराबर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा governed by change in TP। TP का मतलब क्या होगा, TP का मतलब होगा सिंपल टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी ऑफ अ गार्ड सेल। टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी DITY, टर्जिडिटी। सो नाउ यहां से आपको एक चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज गवर्न बाय द चेंज इन द टीपी, मतलब के टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। जो गार्ड सेल की जो टर्गर प्रेशर है या तो गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी है वो मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है एंड जो स्टोमेटा का जो क्लोजिंग होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, नीट के लिए। स्टूडेंट प्लीज थोड़ा आप ध्यान दीजिए, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल क्वेश्चन है जहां से सीधा आपको लॉटरी 4 मार्क्स मिल सकते हैं। अंडरस्टूड। सो नाउ हम जो बात करते हैं वो है, तो ये जो
मतलब कि स्टोमेटा क्लोज होता है, ओपन होता है, तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस, मतलब अपनी सब लोगों ने अलग अलग थियरी दी हुई है, बराबर, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट थियरीज, बराबर, अलग अलग थियरी है, बहुत सारी थियरी है। बट जो सबसे पहले जो ये थियरी दी थी, बराबर, सबसे पहले जो थियरी दी थी, बराबर, वो थी मतलब कि उसको हम बोलते हैं मेलेट हाइपोथेसिस, बराबर, जिसको हम बोलते हैं मेलेट हाइपोथेसिस। ये आपको पूछा जाएगा, मतलब बहुत सारी, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि देर आर नंबर ऑफ थियरीज और देर आर नंबर ऑफ हाइपोथेसिस, बराबर, बहुत सारी हाइपोथेसिस जो मतलब कि दे ट्राई टू एक्सप्लेन, बराबर, अलग अलग साइंटिस्ट है जो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई किस तरह से ये स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, और उनकी सबकी अलग अलग हाइपोथेसिस है, अलग अलग थियरी। बट जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड जो थियरी है, या तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड ऑफ थियरी और हाइपोथेसिस, दैट इज द मेलेट हाइपोथेसिस, दैट इज द मेलेट हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, नीट क्या, नीट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, मेलेट हाइपोथेसिस, मेलेट हाइपोथेसिस। सो दिस इज द नीट क्वेश्चन, ये आपका नीट वाला क्वेश्चन है। सो मेलेट हाइपोथेसिस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, या तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी और हाइपोथेसिस, बराबर, मेलेट हाइपोथेसिस, या तो इट इज कॉमनली नोन एज अ पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस, इट इज कॉमनली नोन एज अ पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस, ये भी हम इसको बोलते हैं पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस, बराबर। नाउ दोनों आपको याद रखना है, दोनों नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। समटाइम कभी आपको नीट में मेलेट हाइपोथेसिस भी दिया होगा, कभी समटाइम आपको पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस भी आपको दिया होगा, बराबर। सो नाउ इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, बराबर, विच इज इनिशियली किसने इसको दिया था ये आपको पूछा जाएगा, और कौन से ईयर में दिया था। तो दिस हाइपोथेसिस इनिशियली गिवन बाय फुजीनो ने दिया था इन 1959 में, इन 1959। सो दिस हाइपोथेसिस इनिशियली was given by फुजीनो इन 1959। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, आपका नीट वाला यहां पे एक आपका क्वेश्चन बनता है। सो मेलेट हाइपोथेसिस या तो पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस। तो एक चीज आप याद रखो कि बहुत सारी थियरी दी है, सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थियरी दी है, सबने अलग अलग अपना हाइपोथेसिस दिया है। बट मेलेट हाइपोथेसिस या तो पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, बराबर, विच एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा एक्सप्लेन करता है, बराबर। और इसको इट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय द फुजीनो ने इसको पहली बार एक्सप्लेन किया था इन 1959 में। देन 1974 में लेविट एक दूसरे साइंटिस्ट थे, 1974 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हाइपोथेसिस था, सो दिस हाइपोथेसिस वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय द लेविट इन 1974। ये भी आपको पूछा जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बनता है नीट वाला, बराबर, तो फुजीनो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा बाय इट्स हाइपोथेसिस थियरी, दैट इज कॉल्ड मेलेट हाइपोथेसिस। सो इट वाज मॉडिफाइड बाय, किसने इस थियरी को और ज्यादा मॉडिफाइड किया था, बराबर, तो वो थे हमारे लेविट। तो लेविट भाई साहब ने इस थियरी को, इस जो फुजीनो भाई साहब ने जो थियरी दी थी पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस, इस थियरी को इन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, मतलब कि मॉडिफाइड किया था, इसको मॉडिफाइड किया था, बराबर। नाउ अब मतलब तो ये तो हो गया कि कौन सी थियरी है और किस तरह से गार्ड सेल मतलब कि स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। नाउ अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक दूसरा भी क्वेश्चन आता है कि
कौन से फैक्टर है, विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्टोमेटल मूवमेंट, कौन से फैक्टर है जो स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आपको स्कूल की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। स्कूल की एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, के अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्टोमेटल मूवमेंट, ये जो स्टोमेटा की जो मूवमेंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बट तो इस मूवमेंट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और दूसरा ट्रांसपीरेशन रेट, वो अलग है। ट्रांसपीरेशन, प्लांट पानी को निकाल रहा है, वो अलग है, बराबर। तो उस मतलब कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, मतलब कि विच आर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो वो अलग है आपका। मतलब दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में यू डोंट गेट कंफ्यूज, बराबर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक जो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है स्टोमेटल मूवमेंट। सो कौन से फैक्टर है जो स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर है जो स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर होगा वो होगा हमारा टेम्परेचर। तो फर्स्ट जो फैक्टर होगा, अब यू कैन राइट डाउन इट बिकॉज these factors are very important for NEET exam or as well as your school exam. So which are the factors that affect the stomatal movement? मैं बात कर रहा हूँ stomatal movement, not I am talking not about rate of transpiration, I am talking about stomatal movement. So please be clear. तो कौन से फैक्टर है, तो फर्स्ट टेम्परेचर, फर्स्ट कौन है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है स्टोमेटल मूवमेंट पे, टेम्परेचर इज ऑल्सो अफेक्टेड, बराबर। दूसरा आपका है लाइट भी अफेक्ट करता है, दूसरा जो फैक्टर है वो है लाइट। तीसरा जो हमारा फैक्टर होगा, लाइट ऑल्सो अफेक्ट द स्टोमेटल मूवमेंट। तीसरा जो हमारा फैक्टर होगा वो होगा ह्यूमिडिटी, humidity also affect. Now carbon dioxide concentration also affect the stomatal movement. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी स्टोमेटल मूवमेंट पे अफेक्ट करता है, बराबर। वाटर अवेलेबिलिटी ऑल्सो अफेक्ट द स्टोमेटल मूवमेंट। सो वाटर अवेलेबिलिटी, मैं सिर्फ वाटर लिख रहा हूं बट आपको लिखना है वाटर अवेलेबिलिटी। पानी कितना अवेलेबल है वो भी अफेक्ट करता है स्टोमेटल मूवमेंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा ओपनिंग होता है या तो क्लोजिंग होता है, वो क्यों होता है, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल का जो टर्गर प्रेशर चेंज होता है उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है। बट टर्गर प्रेशर कैसे चेंज होता है, वो वाटर अवेलेबिलिटी पे, पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो पीएच, ऑक्सीजन, मिनरल्स, तो दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स। पीएच क्या है वो भी अफेक्ट करता है। 7 वाला जो है आपका ऑक्सीजन, ये भी आपका अफेक्ट करता है। 8 वाले जो फैक्टर है मिनरल्स। सो फ्रेंड्स, ये आपके स्कूल में भी आपको पूछा जाएगा, और कोई 2 फैक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करो, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा है। तो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द स्टोमेटल मूवमेंट, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वाटर हो गया, पीएच हो गया, ऑक्सीजन एंड मिनरल्स। सो ये फैक्टर है जो स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, अब हम बात करते हैं कि विच आर द फैक्टर दैट अफेक्ट या तो अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन की मैं बात कर रहा हूं, नॉट स्टोमेटल मूवमेंट, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो कौन से फैक्टर है, तो वो जो आपके फैक्टर होंगे वो होंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी तो होगी यहाँ पे, बराबर। तो उसमें आपका हो जाएगा कि भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, बराबर। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर आपका हो जाएगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये भी हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये भी रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करता है। लाइट, एयर मूवमेंट, लाइट ऑल्सो अफेक्ट, सो लाइट भी अफेक्ट करता है, लाइट
देन फिफ्थ नंबर का होगा आपका एयर मूवमेंट, हवा किस तरह से मूव करती है, इट इज ऑल्सो अफेक्ट एयर मूवमेंट, बराबर, एयर मूवमेंट आप बोल सकते हो। सो ये जो फैक्टर हो गए, सो दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द स्टोमेटल मूवमेंट। ये वो फैक्टर है जो स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये वो फैक्टर है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ तो यहाँ पे तो हमारा हो गया कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। वापस जिसे एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ कि ट्रांसपिरेशन मीन्स, so transpiration is a process in which plant loss water in the form of water vapor through aerial parts of the plant। प्लांट के जो एरियल पार्ट्स है वहां से ये लॉस करता है। नाउ अब जैसे है कि एडवांटेजेस क्या होता है कि प्लांट, चलो माना हमने कि प्लांट ट्रांसपिरेशन करता है, बट एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट जो एडवांटेजेस है वो है मतलब कि ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है तो उससे प्लांट को क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट है कि कंट्रोल द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बराबर, तो ये जो वाटर में से सॉइल को एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, इसको कौन कंट्रोल करता है, ट्रांसपिरेशन। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, यू कैन राइट डाउन इट, बराबर, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो फर्स्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रांसपिरेशन कंट्रोल द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, के मिट्टी में से जो प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा ये इसको कंट्रोल करता है ट्रांसपिरेशन, इसको कंट्रोल करता है ट्रांसपिरेशन। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ट्रांसपिरेशन कंट्रोल द एसेंट ऑफ शेप। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ट्रांसपिरेशन कंट्रोल द एसेंट ऑफ द शेप, कंट्रोल्स, सो कंट्रोल्स एसेंट ऑफ द शेप, एसेंस ऑफ द शेप। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जो एसेंट ऑफ द शेप होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो ट्रांसपिरेशन करता है। थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कूलिंग ऑफ द लीव्स। जो पत्ते हैं ना, पत्ते को ठंडा रखना, जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होते रहता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, तो जो मतलब कि लीव से पत्ते को ठंडा रखने का काम करता है ट्रांसपिरेशन, बराबर, ट्रांसपिरेशन करता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन रेगुलेट द प्लांट टेम्परेचर। ट्रांसपिरेशन आप देखोगे तो जनरली क्या करता है, तो वो प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। सो ट्रांसपिरेशन रेगुलेट द प्लांट टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है। अंडरस्टूड। जो लास्ट है वो है ट्रांसपिरेशन प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम द इंजरी। ट्रांसपिरेशन जो है ना वो पत्ते को इंजरी से बचाता है, ट्रांसपिरेशन जो है। तो ये क्या हो गया, एडवांटेजेस हो गया। फर्स्ट जैसे वापस में एक बार रिपीट कर लेता हूं कि ट्रांसपिरेशन से प्लांट को क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट कि ट्रांसपिरेशन कंट्रोल द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड, ट्रांसपिरेशन कंट्रोल द एसेंट ऑफ द शेप, थर्ड कि ट्रांसपिरेशन रेगुलेट द प्लांट टेम्परेचर, प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको भी ट्रांसपिरेशन रेगुलेट करता है। और दूसरा कि ट्रांसपिरेशन प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम द इंजरी, जो ट्रांसपिरेशन है वो लीव्स को इंजरी से बचाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में बात की, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्यूटेशन के बारे में बात की। सो आई होप कि आपका जो भी डाउट है ग्यूटेशन और ट्रांसपिरेशन वो पूरा क्लियर हो गया होगा, बराबर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी।